बात। नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। अनादि टीवी के इस कार्यक्रम में आज बात कोरोना वायरस की, कोविड-19 के उस प्रकोप की जो कुछ आशाजनक संकेतों के बावजूद काबू में नहीं आ पा रहा है। अच्छी बात यह कि इस बीमारी से रिकवरी रेट के मामले में हमारा देश भारत अमेरिका से भी आगे निकलकर दुनिया में अव्वल स्थान पर आ चुका है। मगर फिक्र की बात यह कि ऐसा होने के बावजूद कोरोना के केसेस के बढ़ने का सिलसिला रुक नहीं पा रहा, कायम है, बल्कि उसकी स्पीड अब बढ़ गई है, इंटेंसिटी जिसको कहते हैं और बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में इसके मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। भोपाल और इंदौर तो जैसे कोरोना हब में तब्दील हो गए दिखने लगे हैं। राज्य की सरकार कुछ दिन पहले तक कोरोना को लेकर स्थिति काबू में यानी कंट्रोल में होने का दावा कर रही थी, लेकिन मेडिकल एजुकेशन के मंत्री विश्वास सारंग ने भी आज कहा कि अनलॉक डाउन के बाद गतिविधियां बढ़ने के चलते कोरोना के केस में भी इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश के 46 विधायक इस रोग की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 20 अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कोरोना रिटर्न्स वाले हालात के चलते राजधानी रायपुर में आज से एक सप्ताह का टोटल लॉकडाउन फिर लागू कर दिया गया है। इस सब के बीच यह बात भी सामने आई है कि लोगों की लापरवाही के कारण भी कोरोना पर लगाम नहीं लग पा रही है। कोविड-19 के खतरनाक मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल असर वाले मामले भी तेजी से बढ़ गए हैं। यह बात तो साफ है कि केवल सरकारें इस मामले में पूरी तरह से कुछ नहीं कर सकती हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक मेडिकल जगत भी इस महामारी पर प्रभावी कंट्रोल की बात नहीं कह सकता, और जब तक लोग पूरी तरह जागरूक नहीं होंगे तब तक हालात पर नियंत्रण करना मुश्किल ही बना रहेगा। दुनिया में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों के मामले में भारत अब पहले नंबर पर आ गया है। भारत ने अमेरिका को भी पछाड़ दिया है। देश में कोरोना से 43 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 54 लाख हो गई है। इनमें से 86,752 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की अगर बात करें तो इनकी संख्या 10,10,000 है और 43 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। इन्फेक्शन के एक्टिव मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 4 गुना अधिक है। देश में पिछले 24 घंटों में 92,605 यानी 92,605 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले 16 सितंबर को रिकॉर्ड 97,894 यानी 97,894 संक्रमण के मामले आए थे। वहीं 24 घंटे में 1,133 लोगों की जान भी इस बीमारी से जा चुकी है। 2 सितंबर से लगातार देश में 1,000 से ज़्यादा लोगों की कोरोना के चलते रोज़ाना मौत हुई है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में 94,612 यानी 94,612 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब जब इतने अच्छे संकेत यानी इंडिकेशन मिल रहे हैं तो फिर क्या वजह है कि कोरोना वैसा नहीं कम हो रहा जैसा हो जाना चाहिए था। साइकोलॉजिस्ट इसकी वजह आम लोग यानी हम और आपको ही मानते हैं, और उनका कहना है कि जब तक हम बदले हुए माहौल के मुताबिक सावधानियां बरतने में खुद पर बहुत सख्ती नहीं करेंगे तब तक हालात शायद ऐसे ही रह सकते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि अभी ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं,
कोरोना के केसेस बढ़ने के पीछे बहुत बड़ा योगदान हमारे मेंटल सेट का होता है। अगर साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट से देखें तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है। अल्टीमेटली हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, कैसे उसको प्रत्यक्षीकृत करते हैं और कैसे हम उसको मीनिंग देते हैं। तो हमारी जो लर्निंग है, उस लर्निंग में हमको न्यू नॉर्मल में जीना सीखना चाहिए। और न्यू नॉर्मल में हम कैसे सीखेंगे वो तभी पॉसिबल है जब हम सारे जो भी निर्देश शासन द्वारा या हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा बताए गए हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम भले ही बाहर निकलें लेकिन हमको सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि हमें बिना काम घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम शायद खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस बीमारी को बढ़ाने में। या हालात सब जगह बेहद ख़राब हैं। कुछ अच्छे इंडिकेशंस यानी संकेतों के बावजूद नवजात शिशुओं से लेकर उम्र दराज लोग तक इस बीमारी की चपेट से नहीं बच सके हैं। देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में 2 लाख से ज़्यादा इन्फेक्टेड लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना के एक्टिव केस के मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। मौत के मामले में अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत का ही नंबर है। अब ये तो हो गई हमारे देश की बात। अगर विदेशों की बात करें तो यूरोप में फिर एक बार कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन के बाद अब फ्रांस में कोरोना का सेकंड वेव यानी उसकी दूसरी लहर देखने को मिल रही है। फिर देश की तरफ आते हैं। शनिवार को भारत में कोरोना के 13,500 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए। अब फ्रांस की अगर बात करें तो वहाँ की अर्थव्यवस्था मंत्री बुनोली मेरी खुद भी कोरोना की शिकार हो गई हैं। उन्होंने ट्वीट कर लोगों को इसकी जानकारी दी और पूरे देश से अपील की है कि भाई आप लोग एहतियात बरतिए। भारत में बहुत डराने वाली बात भी सामने आती है। महामारी से जूझ रही दुनिया के लिए आने वाले महीने और मुश्किल हो सकते हैं। जर्मनी के जाने माने वायरस विशेषज्ञ क्रिस्टियान रोस्टेन कहते हैं कि सर्दियां आसान नहीं होंगी। वो कहते हैं कि भारत को लेकर स्थिति सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। भोपाल के डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे और जानकारी लेते हैं। डॉक्टर गर्ग, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार करता हूँ। जी डॉक्टर गर्ग, कोरोना को लेकर जो स्थिति सामने आई, कहा जा रहा है कि रिकवरी रेट में हम अमेरिका से भी आगे निकल चुके हैं, बावजूद इसके केसेस कम होने नहीं आ रहे हैं। फिगर्स बहुत डरा देने वाले हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेडिकल जगत आज भी कोरोना को लेकर किन सबसे बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ये है जनता का जागरूक नहीं होना। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती मेडिकल जगत के सामने ये है कि संसाधनों का उचित समायोजन नहीं हो पा रहा है। जिन लोगों को वाकई में इलाज की जरूरत है उनको बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और एक तरह से कहूं तो गहन चिकित्सा नहीं मिल पा रही है। लेकिन जिन लोगों को कोई जरूरत नहीं है, 99% लोग ऐसे जिनको घरों में आइसोलेशन में ठीक किया जा सकता है, सिर्फ विटामिन की और अच्छी खुराक देकर ठीक किया जा सकता है। जिन लोगों को हम बड़े बड़े स्टेडियम, पार्किंग, मॉल्स और ऐसी खाली पड़ी हुई जगहों पर रखकर ठीक कर सकते हैं, उन लोगों को हमने अपने निजी स्वार्थों के चलते निजी अस्पतालों को ढेर चंदा देकर, ढेर पैसा देकर उनमें कोविड सेंटर बनाकर उनके वहां पर हमने उनको भर्ती करने का एक जिसको मैं कहूँ अपराध किया है। उसके चलते बहुत बड़ी संख्या में लोग बिस्तर से वंचित हैं जिनको उचित उपचार मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक तरह का काम है जो नहीं होना चाहिए था। हमारे देश में, हमारे राज्यों में किसी भी तरह से चिकित्सकीय संसाधनों का प्रॉपर समायोजन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से स्थितियां खराब हो रही हैं और लोगों में डर बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर गर्ग, अभी हम जो अपनी खास जो पेशकश दिखा रहे हैं तो हमने कुछ रिकॉर्ड खंगाले। जर्मनी में एक एक्सपर्ट ने कहा है कि
जो सर्दी के दिन आने वाले हैं, कुछ दिन पहले तक तो ये चिंता जताई जा रही थी कि बरसात की नमी के चलते कोरोना जोर पकड़ेगा। अब ये कहा जा रहा है कि जो सर्दी के दिन आने वाले हैं उनमें भारत के हिसाब से स्थितियां और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। आपका इस बारे में क्या नज़रिया है? देखिए, इस वायरस को लेकर बहुत भ्रम फैलाया गया। पहला भ्रम तो ये है कि गर्मी आएगी, ये वायरस खत्म हो जाएगा। फिर ये भ्रम की सर्दी के बाद ये ठीक हो जाएगा। फिर ये भ्रम की हमारे देश में तो आंकड़े बहुत अच्छे हो रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल व्यवस्था और व्यवस्था को संभालने वाले उन बाबुओं से ये है जिनको विषय की जानकारी तक नहीं है, लेकिन वो योग्य विशेषज्ञों के ऊपर अपनी दादागिरी दिखाते हैं। मेरा उनसे सीधा सा सवाल ये है कि आपने हकीकत पर उतर के देखा है क्या? आज 2% से कम मौतें हैं सामान्य नागरिकों की इस बीमारी में, लेकिन डॉक्टर नर्सेस की मौतों का आंकड़ा 17% हो गया है। ये बहुत चिंताजनक है। मैं इसके मायने इस तरह से बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में आंकड़े बढ़े, मरीज बढ़े या नहीं बढ़े, वो तो बढ़ना ही है। हम आकलन कर रहे हैं कि दिसंबर तक संभवतः 20% जनसंख्या हमारी इस बीमारी से संक्रमित होगी। जांच होने के कारण जिनकी जांच नहीं होगी वो आंकड़ा तो 50% से ऊपर पहुंच जाएगा। कारण सीधा सा है कि 99% लोगों को बिना किसी उपचार के ठीक हो जाना है। उनको सिर्फ अपनी क्षमता से, अपनी समझ से, सरकार के साथ सहयोग करते हुए, सरकार को सहयोग करते हुए उनको उनके घरों में ही, उनके अपने सिस्टम में ही आइसोलेट किया जाना चाहिए, जहां उनको उचित खुराक और तनाव रहित जीवन मिल सके। देखिए, इस बीमारी में ज्यादातर मौतें तनाव की वजह से हो रही हैं। मरीजों को आपने आईसीयू में भर्ती कर दिया है या वार्डों में भर्ती कर दिया है, जहां कोई देख नहीं रहा है, जहां सुन नहीं रहा है, वो मरीज वहां लाशों के बीच में है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है, जिससे बाहर निकलने की कोशिश होना चाहिए। आंकड़े निसंदेह बढ़ेंगे। हमने मार्च में कहा था कि जुलाई तक हम लगभग 20 लाख लोगों का आंकड़ा देखेंगे, वो हुआ। हमने मार्च अप्रैल में ही कहा था कि दिसंबर तक लगभग 20% जनसंख्या इससे संक्रमित होती हुई दिखेगी, और अब वही होने जा रहा है। क्योंकि अगर हम इनडायरेक्ट सीरो टेस्ट की बात करें, जो कि कई शहरों में कर लिए गए हैं, दिल्ली से लेकर और भी जगहों पर, तो ये आंकड़ा 60% तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि बाकी लोग तो ठीक हुए ना, 40% लोग तो ठीक हो चुके ना, 20% हुए तो दिख रहे हैं सामने। तो उनको मैनेज किया जा सकता है। जरूरत है कि संसाधनों का समुचित समायोजन हो और व्यवस्थाओं को ठीक से चलाया जाए, ना कि लोग अपनी नुरागुश्ती करें, आंकड़ों की बाजीगरी दिखाएं और अपने अपने सेंटरों को धन बांट दें, जिससे कि उनका अपना एक काम चलता रहे। ये नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर गर्ग, आपने बहुत एक पते की बात कही है, जो एक पूरी चिकित्सा जगत की मुझे लगता है पीड़ा का प्रतिनिधित्व कर रही है आपकी वो बात, जिसमें आपने कहा है कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी बजाय वो लोग इस मामले में ज़्यादा अपना ज्ञान दिखा रहे हैं जो मेडिकल फील्ड के नहीं हैं। मैं एक कामना के साथ एक सवाल करता हूं कि जिस दिन कोरोना ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन हम निजात पा जाएंगे, कामना है और जल्दी ऐसा दिन आए, लेकिन उस दिन तक इन हालात के चलते जो मेडिकल जगत है, उसके जो विद्वान हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो वाकई मानवता की सेवा करना चाहते हैं, वो मानसिक रूप से ऐसे हालात के चलते कितने हतोत्साहित हो चुके होंगे? क्या देखते हैं आप? सर, हम लोग बहुत तनाव में हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं। आज सीमा पर एक सैनिक लड़ता है तो वो सिर्फ अपनी छाती पर बुलेट खाता है, वो अपने घर छाती बुलेट नहीं ले जाता अपने परिजनों को मरवाने के लिए। हम लोग घरों में अपने घर पहुंचते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग अपने घर किस तनाव के साथ पहुंचते होंगे। हम लोग अपने घरों में किस तनाव के साथ अपने परिजनों से दूर रहते होंगे, ये सोचने की बात है। क्योंकि हम वो संक्रमण घर भी ला रहे होते हैं, सिर्फ हम अपने तक ही नहीं रखते उसको। ये पब्लिक को समझना चाहिए। आज बहुत शोर मच रहा है कि डॉक्टर ये कर रहे हैं, लूट रहे हैं। हमारा सीधा सा ये कहना है कि आप अपने मरीज के साथ आईसीयू में, गंभीर चिकित्सा में उसके साथ खड़े होकर तो दिखाइए। चलिए, आप एक नर्स का काम करना शुरू कीजिए मरीज के साथ, फिर बताइए कि कौन सेवा नहीं कर रहा। जी, आज जिस तरह से संसाधनों की कमी होगी आने वाले समय में, 20% जनसंख्या को आप कैसे मैनेज करेंगे इतने लिमिटेड संसाधनों में? इसके लिए सबको खड़े हो जाना चाहिए। मैं मीडिया से भी निवेदन करता हूं, मैं मेरे मंत्रियों से, शिवराज जी से, सबसे निवेदन करता हूं कि इस गंभीर समस्या के लिए अभी से कमर कसना बहुत जरूरी है। खाली आपके कमरे में बैठने से, ऐसी वेबिनार मीटिंग्स करने से या लॉकडाउन लगा देने से इसका समाधान नहीं होने जा रहा है। बात अब बाहर निकल चुकी, बात बहुत बुरी तरह से फैल चुकी है और 15, 17, 18% मेडिकोस की मृत्यु दर के आंकड़े के बाद कौन तैयार होगा 50,000 रुपए की नौकरी करने के लिए? कौन तैयार होगा वहां पर अपना दिन रात एक करने के लिए? आज आप ड्यूटी डॉक्टर्स के नाम पे जूनियर डॉक्टर्स को ड्यूटी पे लगा रहे हैं, उनकी पीजी रोकने के नाम पर, उनकी अनुपस्थिति लगाने के नाम पर। ये बड़ा चिंताजनक इशू है। जी, इसमें सक्षमता से सबको विचार करने होंगे और बहुत सख्ती से करने होंगे।
बिल्कुल डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, आपने बहुत सही बात कही। और ये वास्तव में जो आपने कहा कि कौन 50,000 की नौकरी के लिए इतना बड़ा खतरा लेगा, जाहिर सी बात है, जान है तो जहान है। और आपने बताया कि स्थिति आने वाले दिनों में और ख़तरनाक हो सकती है। निश्चित रूप से हम सभी ये चाहेंगे कि सरकारें और आम नागरिक सहित सारे लोग इस दिशा में एक गंभीरता से विचार करें। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना भोपाल के डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग को, जिन्होंने बताया कि मेडिकल जगत भी किस तरीके से बीमारी सहित इस बीमारी से जुड़े जो लैक्यूनाज होते हैं या जो एक तरीके का जो सिस्टम का जो फेल्योर रहता है उससे जूझ रहे हैं। और डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग ने हमें ये भी बताया है कि आने वाले दिनों में स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और इससे भी ज़्यादा चिंता वाली बात यह है कि वो संसाधनों यानी रिसोर्सेस की कमी की बात भी कह रहे हैं। फिर लौटते हैं बातचीत पर। भारत को लेकर सबसे ज़्यादा जो चिंता जताई गई है जर्मनी में, वो ये कहा गया कि सर्दी के दिनों में यहाँ पर स्थिति और ख़राब हो जाएगी। अब कोरोना न सिर्फ जिस्म बल्कि लोगों के दिमाग को भी बीमार कर रहा है। इस बीमारी के खौफ से लोग मानसिक रूप से भी समस्याएं झेल रहे हैं। भोपाल में रहने वाले डॉक्टर प्रमोद शंकर सोनी की किताब डिप्रेशन से छुटकारा बेस्ट सेलर्स में शामिल की जाती है। सुनिए डॉक्टर सोनी इस बीमारी के मानसिक असर के बारे में क्या बता रहे हैं। एक तरफ यूथ है जो अब इतना लंबा समय बीतने के बाद कोरोना का एक प्रकार से विद्रोह कर रहा है, मास्क नहीं लगा रहा है, खुलेआम सड़कों में घूम रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी घर से निकलने से डरते हैं। बहरहाल इन सब दो पक्षों के बीच में एक वर्ग ऐसा भी है जो बहुत ही चिंतातुर हो रहा है कि भाई ये कोरोना काल कब ख़त्म होगा, कैसे हम लोगों को इससे मुक्ति मिलेगी। तो जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हमारे लिए यही बेहतर है कि हम कोरोना को ही अपनी ज़िंदगी का एक अंग मान के चलें, मास्क लगाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर हमें बाहर जाने की ज़रूरत भी पड़ रही है तो आप पूरी सुरक्षा के साथ बाहर जाएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना से बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। बहुत सारे लोगों में सुसाइडल फीलिंग्स भी डेवलप हो गई हैं, पैनिक क्रिएट हो रहा है, फोबिया हो रहा है। कुछ लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बार बार हाथ धोने के कारण बढ़ गया है। लेकिन अब हम सभी लोगों को मालूम है कि ये समस्या है तो उसका सामना तो हमें करना ही करना पड़ेगा। तो मेरी आप सभी लोगों को सलाह है कि इसको जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। घर का हो सके तो खाना खाएं, थोड़ा सा व्यायाम प्राणायाम घर में ही एक्सरसाइज करें, और हो सके तो होम्योपैथी की आर्सेनिक हेल्थ 30 दिन में 3 बार 5 दिन तक लें। अश्वगंधा का सेवन करें, हल्दी का सेवन करें, गिलोय का सेवन करें, जो कि आपको आज हर कंपनी की मार्केट में बहुतायत से मिल जाएंगी। तो सुना आपने विशेषज्ञों को, किस तरीके से हमने जो आपको फिगर्स बताए उनसे आपने ये भी समझा होगा कि कैसे कोरोना को लेकर स्थिति आज भी बहुत ख़राब है। आशावान होना गलत बात नहीं है, ऑप्टिमिज़म हमेशा ज़िंदगी में रहना चाहिए। ये साइकोलॉजिकली इंसान को बहुत मजबूत बनाता है, पूरी मानवता को एक नई ताकत प्रदान करता है। लेकिन आशावाद का अतिरेक, आशावाद के फेर में आकर बाकी सारे तथ्यों से आंख मूंद लेना समूची मानवता के लिए आज की तारीख में बहुत ज़्यादा घातक साबित होता चला जा रहा है। डॉक्टर रत्ना शर्मा ने बताया कि हमें किस तरीके से अपने व्यवहार में उन चेंजेस को लागू करना पड़ेगा जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुके हैं। किस तरीके से हम लोगों को सरकार द्वारा, मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा बताई जा रही एहतियातों का पालन करना चाहिए। बहुत ज़रूरी होने पर ही अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। हमें डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग ने बताया कि स्थितियां किस कदर ख़राब हो रही हैं। ना सिर्फ ये कि कोरोना बढ़ रहा है, बल्कि ये भी कि उसके अकॉर्डिंग, उस अनुपात में, उस रेशो में हमारे पास ज़रूरी संसाधनों यानी रिसोर्सेज की कमी होती चली जा रही है। उसमें भी सबसे ख़तरनाक बात यह है कि हालात इतने बेकाबू होते चले जा रहे हैं कि मेडिकल जगत के जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सेज हैं, जो कोरोना के मरीज़ों की देखभाल के लिए, इस बीमारी की रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो तक इस बीमारी की चपेट में आने के चलते उनके बाकी जो लोग हैं वो अब डरने लगे हैं।
वो भी खौफ में आ गए हैं। तो आप सोचिए पूरी की पूरी मेडिकल व्यवस्था तक एक मानसिक रूप से कितने भयानक झंझावत से गुजर रही है। डॉक्टर प्रमोद शंकर सोनी ने बताया कि लोगों के भीतर सुसाइडल थॉट्स तक आने लगे हैं। कोरोना के डर के मारे वे आत्महत्या करने जैसी बात भी करने लगे हैं। हर थोड़ी देर में हाथ धोने की जो उनकी इस समय की बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उसके चलते लोगों के दिमाग में अजीब फितूर आने लगे हैं। वो परेशान हो गए, उकता गए, उनके अंदर डिप्रेशन की फीलिंग डेवलप हो गई है। कुल मिलाकर कोरोना न सिर्फ जिस्म, न सिर्फ दिमाग, बल्कि पूरी की पूरी मानवता पर इतना नेगेटिव असर डाल रहा है जिसकी इससे पहले कभी भी किन्हीं भी हालात में, बीमारी की अगर बात करें तो कभी कल्पना भी नहीं की गई होगी, ना इस तरीके की कोई पिछली हिस्ट्री हमारी मानवता के बीच में नज़र आती है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी सोचने की बात है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो इस बात को मानते हैं कि ये बार बार हाथ धोना हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है, मुंह पर मास्क लगाकर चलना हमारे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और कई लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर इन चीज़ों का वायलेशन करते हैं, इनका पालन करने से बचते हैं। क्या इसमें कोई बहादुरी है? क्या इसमें कोई बहुत बड़ी वीरता है? नहीं, ये सीधी सीधी नादानी है। और ये नादानी उस समय अपराध बन जाती है जब इन चीज़ों के चलते आप खुद तो कोरोना से प्रभावित होते ही हैं, साथ ही साथ आप बाकी लोगों को भी इससे संक्रमित करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप, हाथ ना धोकर, मास्क ना लगाकर, सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए, बेवजह घर से बाहर निकलकर बाहर भीड़ बढ़ाते हुए कितना बड़ा गुनाह आप कर रहे हैं। कभी इस बात की कल्पना की है आपने? आप कोरोना पॉजिटिव नहीं हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी कोरोना पॉजिटिव से जाके, परिवार से जाकर अगर आप दूर से ही सही उनसे मुलाकात करके उनका दर्द समझें तो फिर आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि नहीं, कम से कम मैं अपने स्तर पर सारे सावधानियों, सारी एहतियात, सारी प्रिकॉशंस को फॉलो करूंगा, उनका पालन करूंगा, उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। और एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला फैक्टर और सामने आ रहा है। हमने कई एक्सपर्ट से बात की है, आने वाले कार्यक्रमों में हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे, और उन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत बड़ा ख़तरा उन लोगों के चलते भी बढ़ गया है जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वो ये फीलिंग अपने अंदर डेवलप कर चुके हैं कि हमने तो इस बीमारी को हरा दिया, अब हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। वो पूरी तरह स्वच्छंद आचरण कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से एहतियातों से दूर भाग रहे हैं। उनका मानना है कि एक बार हमें अब हो गया तो हमें कुछ नहीं होगा, जबकि उन लोगों को देखकर बाकी के लोगों के अंदर भी जागरूकता की कमी आ रही है। हम नहीं चाहेंगे कोई भी और कोरोना पॉजिटिव हो, लेकिन हम ये ज़रूर गुजारिश करेंगे कि आप कोरोना पॉजिटिव खुद को होने से बचाएं, साथ ही साथ पूरी सोसाइटी को बचाने के लिए भी ज़रूरी नियमों का पालन करें, क्योंकि हालात अब भी काबू से बाहर हैं। इसी गुजारिश के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी का आप सभी को नमस्कार।